हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण, जो कि क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आता है। उसमें हम बात करेंगे इकाई 6 की। जी हाँ, यह इस विषय की अंतिम और छठवीं इकाई है। जी हाँ, इस विषय में हम बात करेंगे इस अंक विभाजन की, इस पूरे इकाई के साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय, प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। हम देखेंगे इसमें कौन से एमपीडीडी की परीक्षा में, पूर्ववर्त परीक्षा में पूछे गए थे प्रश्न, और इस डीएलएड की परीक्षा में आने वाले आगामी परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, वो सब देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, जो भारतवर्ष के सभी छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करती है डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का। तो चलिए, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और शुरू करता हूं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में जानकारी देते हुए। सो स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज यह संस्था आपके लिए भारतवर्ष के सभी छात्रों के लिए सुविधा प्रदान करती है, जिसमें आप प्रवेश पाकर विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, हमारी संस्था आपके लिए बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएड, डीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, एएनएम, एमएससी, एमए, बीए, इन प्रकार के सभी कोर्सेज में एडमिशन करवाती है। आप जिस भी राज्य के हो, भारतवर्ष के किसी भी राज्य में पढ़ते हो और आप अगर प्रवेश पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको कोर्स से संबंधित, फीस से संबंधित सारी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी संस्था से पढ़ते हुए हजारों छात्रों ने अब तक, सैकड़ों छात्रों ने अब तक परीक्षा उत्तीर्ण की है, अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा किया है। अगर आप भी सरकारी पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, आप भी सरकारी डिग्री प्राप्त करके सरकारी पदों पर भर्ती होना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, फीस की जानकारी लीजिए और प्रवेश लीजिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आप दूरस्थ शिक्षा पद्धति या फिर रेगुलर या फिर प्राइवेट या फिर डिस्टेंट मोड से परीक्षा देना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो भी उपलब्ध है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य के छात्र हो, आपको पूरा मौका मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का। तो देर ना करें, जुड़िए आज ही हमारी संस्था के साथ और प्रवेश लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, होप एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस ने आपको अभी तक रेट में सबसे अधिक चयन किए हैं। जी हाँ, 80 से भी ज्यादा 86 जो छात्र हैं उनका चयन हुआ है रीड की परीक्षा में। तो इतने लोगों को हमने शिक्षक बनाया है और ये सिर्फ एक साल का रिजल्ट बता रहा हूं आपको। 86 स्टूडेंट्स जो है हमारे रीड की परीक्षा में शामिल हुए हैं, चयनित हुए हैं। तो इसी प्रकार से हर साल हम ये आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, 100 का भी आंकड़ा पार करेंगे। तो आप भी अगर राजस्थान शिक्षा भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो आप भी परीक्षा दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस पूरे इकाई के अंक विभाजन की। तो अगर मैं बात करूं इस इकाई के अंक विभाजन की, तो ये इकाई 6 जिसका नाम है मूल्यांकन। जी हाँ, इस इकाई 6 जिसका नाम है मूल्यांकन, ये कुल 10 अंकों की है। यानी इसके ऊपर जो अंक आवंटित है, कितने हैं? कुल 10। तो ये 10 अंक आवंटित है, जिसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 6 नंबर का 1 प्रश्न। यानी 1 नंबर के 2 प्रश्न यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ हो गए। और ये दोनों ना एक वाक्य में उत्तर दिए ऐसा प्रश्न आता है। अभी भी बता दे रहा हूं, इतना डिटेल में आपको कोई भी चैनल डीएलएड का बता ही नहीं सकता और है ही नहीं जो बताए आपको। तो भाई डीएलएड के आप बता रहे हैं कि भाई 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और दोनों जो है एक वाक्य के होंगे। साथ ही साथ 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा अति लघु उत्तरीय और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो ये हो गया इसका अंक विभाजन। तो हमने बात कर ली इस इकाई के अंक विभाजन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सीधे सीधे बढ़ते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको और किस प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर चाहिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, या जो भी डीएलएड रेड की तैयारी कर रहा हो, एमपीटीडी की तैयारी कर रहा हो, डीएलएड की परीक्षा दे रहा हो, उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आप सभी जानते हैं, और आप सभी भावी शिक्षक हैं, तो इस बात को आपसे बेहतर कौन समझ सकेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो हमारे लिए डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला भाई, हिंदी में लिंग होते हैं। लिंग मतलब आप जानते होंगे जेंडर इंग्लिश भाषा में। तो भाई हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं। जी हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन वही बात करें संस्कृत की, तो भाई संस्कृत में 2 लिंग से ज्यादा होते हैं। उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग भी होता है। वही अंग्रेजी में बात करें तो भाई उसमें न्यूट्रल जेंडर भी होता है, मैस्कुलाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है। जी हाँ, इतने प्रकार के जेंडर उधर भी होते हैं। लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, याद रखिएगा। दूसरा,
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने हैं? वस्तुनिष्ठ यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं उनके कितने प्रकार है भाई? वो आपको सही विकल्प चुनो पूछेगा, या फिर आपको खाली स्थान भरो पूछेगा, सही जोड़ी मिलाओ, या सत्य असत्य कहने को बोलेगा। तो ये हमारा जो है क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। कितने हैं? 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने हो गए? कुल 4। तो 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान रखिएगा कि हिंदी में भाई लिंग होते हैं 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने भाई? 4। अगला देखिए, एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं भाई? 50 अंकों के। जब एक अच्छा प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर आता है, उदाहरण के तौर भाई आप सभी शिक्षक हैं, है ना, और हम सब शिक्षक हैं, तो हम सब जो परीक्षा के लिए अपने छात्रों के लिए प्रश्न पत्र बनाएंगे, आप सभी भावी शिक्षक हमारे देश के, आप देश के निर्माणकर्ता बनोगे, आप शिक्षक बनोगे, तो आप जो भी कर रहे हैं, तो आप जो प्रश्न पत्र लेंगे, बच्चों का जो मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट लेंगे, तो उस प्रश्न पत्र में आप भी भाई कुछ लॉन्ग क्वेश्चन रखेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रखेंगे। तो उसमें आप निबंधात्मक प्रश्न कितने रखेंगे? यानी निबंधात्मक मत भाई वेरी लॉन्ग जो आते हैं, यानी कि 180 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, वो कितने अंकों के आते हैं? तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न 50 अंकों के आएंगे। 50 मतलब भाई 50 मार्क्स का तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। फिर एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने? 30 अंकों के, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, वेरी शॉर्ट नहीं कह रहा हूं मैं, शॉर्ट कह रहा हूं, वो 30 अंकों के। साथ ही साथ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी कितनी होनी चाहिए? 20। अभी मैक्सिमम दिया है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 50 अंक के निबंधात्मक, लघु उत्तरीय वाले जो होंगे 30 अंकों के, और 20 जो होंगे वस्तुनिष्ठ, यानी एक एक नंबर के होते हैं। तो 50 और 30 80, और 20 100, तो हो गए 100 नंबर का प्रश्न पत्र। और आमतौर पर जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है, एक अच्छा प्रश्न पत्र 100 अंकों का ही माना जाता है। तो ये आप देख लिए। चलिए, तो ये इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि भाई शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है। जो शैक्षिक निदान है, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित कोई निदान यानी कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किसी की शिक्षा में सहायता क्यों करते हैं? ताकि उनकी उपलब्धियों में सुधार हो, है ना। उपलब्धियों में सुधार करना, यही क्या है हमारी शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य। भाई शैक्षिक निदान का अगर मुख्य उद्देश्य करना है, तो वो अपने उपलब्धियों में सुधार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी उपलब्धियों में सुधार करना चाहिए। तो ये हो गया शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य अपनी उपलब्धियों में सुधार करना होता है। ऐसा भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। उल्टा सीधा कैसे बनाना है याद रखिए। अगला, टेप रिकॉर्डर भाई साधन है कैसा? दृश्य और श्रव्य साधन। दृश्य मतलब देख सकने वाला, और श्रव्य मतलब भाई सुनने वाला। तो दृश्य और श्रव्य साधन है टेप रिकॉर्डर। याद देखिए, टेप रिकॉर्डर दृश्य और श्रव्य साधन है। ये हो गए कितने हमारे भाई? 7। 8वां देखिए, भाषा परीक्षण भेद के कितने आधार है? भाई भाषा परीक्षण आधार के कुल 4 आधार है। भाषा परीक्षण भेद के 4 आधार है, माफ कीजिएगा, भाषा परीक्षण भेद के कितने आधार है? तो कुल 4 आधार। जी हाँ, भाषा परीक्षण के जो आधार है कुल कितने हैं? टोटल 4 आधार है भाषा परीक्षण के। तो ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहां से 2 पूछेगा आपको गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अभी याद हो जाए, आगे पढ़ना ही ना पड़े किताब से, है ना। अभी याद हो जाए, मेरे साथ दोहराते चलिएगा, अभी याद करा दूंगा, आपका समय आपका व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में लिंग होते हैं 2। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने होते भाई? 4, है ना। कौन से 4 प्रकार भाई? आ सकते हैं हमारा खाली स्थान भरो, सत्य असत्य लिखो, सही जोड़ी बनाओ, और सही विकल्प चुनो। तो ये 4 जो है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने हैं? 4। फिर एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न है, यानी निबंध के रूप में आने वाले, यानी कि जो 180, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए प्रश्न उत्तर आते हैं ना, वैसे प्रश्न उत्तर कितने अंकों के आने चाहिए? तो कम से कम 50 अंकों के। जी हाँ, कितने अंकों के? 50 अंकों के निबंधात्मक प्रश्न होना चाहिए एक अच्छे वाले प्रश्न पत्र में। दूसरा, एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 30 अंकों के। जी हाँ, 30 मार्क्स के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं कुल 30 अंकों के। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 20 होनी चाहिए। 50, 30, 80 और 20। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। निबंधात्मक होने चाहिए भाई 50, लघु उत्तरीय होना चाहिए 30, और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 20 होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके कुल 5 वस्तुनिष्ठ। बढ़ते हैं अगली तरफ। भाई शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी उपलब्धियों में सुधार करना। उपलब्धियों में सुधार करना, यही शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसा पूछ सकता है उपलब्धियों में सुधार करना ही शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है, वाइस वर्सा घुमा के आना चाहिए। अगला, टेप रिकॉर्डर भाई किस चीज का साधन है? टेप रिकॉर्डर साधन है दृश्य और श्रव्य साधन। दृश्य मतलब भाई देख सकने वाला, और श्रव्य मतलब सुनने वाला। अब ये क्यों है? क्योंकि भाई टेप रिकॉर्डर से भी पढ़ाया जा सकता है ना छात्रों को। बहुत सारी ऑडियो बुक सुनाई जा सकती है। ऑडियो बुक समझते हैं, जिसमें सिर्फ MP3 ऑडियो बजेगा, आप उसे सुनते रहिए। सामने से कोई बोलते रहेगा, पूरी किताब को पढ़ते रहेगा और आप उसे सुनते रहिए। तो ये हो गया
ऑडियो, इसको हम श्रव्य साधन कह सकते हैं। और वीडियो देख के चलना, स्मार्ट क्लास में आप देखते हो स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो चलता है, तो वीडियो देख के कर सकते हैं। तो हो गया टेप रिकॉर्डर जो है किस चीज का साधन है, दृश्य और श्रव्य साधन। ये आधुनिक तरीकों से पढ़ाई कराने का एक तरीके में से एक है। अगला देखिए, भाषा परीक्षण भेद के कितने आधार है? भाई भाषा परीक्षण भेद के कुल 4 आधार है। कितने आधार है? 4। भाषा परीक्षण भेद के आधार होते हैं कुल 4। ये हो गए 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इनमें से आपको 2 पूछा जाएगा, और ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर नहीं है, इनकी सहायता से आप बाकी लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी लिख पाएंगे कई प्रकार के प्रश्न उत्तर। तो इनको बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। आपको ये समझकर चलना है कि ये जो प्रश्न उत्तर है आपको दोनों ही 5 अंक दिलवा कर जाएंगे, ये 8 ही, क्योंकि इनकी सहायता से आप दूसरे भी तो लिख सकते हो। जी हाँ, तो ये हो गया 8 प्रश्न उत्तर। अब हम बढ़ेंगे अपने अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तरों की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप कमेंट करें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तरों के तरफ। उसमें सबसे पहला है कि भाई परीक्षा क्या है। आपको यहाँ पर परिभाषा पूछी गई कि परीक्षा किसे कहते हैं, परीक्षा क्या है। तो परीक्षा भाई किस लिए होता है? छात्र ने कितना सीखा है, कितना नहीं, इसका आंकलन करना है तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक, तो वही बताया कि छात्र की उपलब्धियों से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करना ही परीक्षा कहलाता है। जब छात्र जो होते हैं उनकी उपलब्धियों, उन्होंने क्या हासिल किया क्या नहीं, उनकी उपलब्धियों से संबंधित साक्ष्य यानी उससे रिलेटेड प्रूफ इकट्ठा करना, जानना कि हाँ भाई अब किसी छात्र ने सीखा है कि नहीं सीखा, ये जानने के लिए क्या करोगे आप? उसकी शकल देख के तो पता नहीं लग सकते, उसकी कॉपी देख के पता नहीं लगा सकते, वो कितना जानता है उससे परीक्षा लेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, ओरल या रिटर्न लेंगे, मौखिक या लिखित परीक्षा लेंगे, तभी जाके हमें पता चल पाए कि भाई उस छात्र ने कितना सीखा, उसकी उपलब्धियां कितनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षा छात्रों की उपलब्धियों से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करने को कहते हैं। परीक्षा क्या है? तो भाई छात्रों की उपलब्धियों से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करना ही परीक्षा है। अगला देखिए, इकाई योजना की विशेषताएं देखिए। इकाई योजना मतलब भाई लेसन प्लान, आप जानते होंगे है ना, लेसन प्लान बनाने भी मिलता है डीएलएड के बीएड के छात्रों को। तो लेसन प्लान क्या होता है कि भाई आप पूरे हफ्ते या पूरे महीने या फिर पूरे साल का लेसन प्लान बनता है, यानी आप एक हफ्ते का लेसन प्लान बना सकते हैं। मतलब आप किस कक्षा में, किस विषय में, कब, कौन सी तारीख को क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, ये आपका लेसन प्लान में होना चाहिए, आपके इकाई योजना में होना चाहिए। तो यही भाई इकाई योजना की विशेषता होती है। अब इकाई योजना की विशेषता के बारे में बता देता हूं भाई। इकाई योजना की विशेषता, पहली बात तो भाई इकाई योजना जो है वो शिक्षक बनाता है, छात्र नहीं। दूसरी बात, इकाई योजना हर शिक्षक अपने हिसाब से अलग अलग बनाता है। तीसरी बात, इकाई योजना में पूरे महीने भर या साल भर या फिर पूरे हफ्ते भर हम क्या पढ़ाएंगे, हमारी योजना कैसी होगी, हम किन यूनिट को, इकाइयों को पहले पढ़ाएंगे, सब जो है उसी में लिखा होता है। साथ ही साथ इकाई योजना के तहत पढ़ाने से छात्रों को सुव्यवस्थित सुविधा लगती है, उन्हें लगता है कि शिक्षक की तैयारी कर क्या है। दूसरा, शिक्षक के मन में एक आत्मविश्वास आता है, उसे सही काम को सही समय पर करने के लिए, सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए, पाठ्यक्रम जो है परीक्षा से पूर्व समय से खत्म करने के लिए उसे क्या कर सकते हैं, प्रेरणा, एक रास्ता भी मिल जाता है। तो लेसन प्लान यही है, यही इकाई योजना की विशेषताएं भी आप ध्यान रखेंगे। इकाई योजना से छात्रों में रुचि आती है, इकाई योजना से समय संतुलित रहता है, इकाई योजना से पाठ्यक्रम समय पर कंप्लीट यानी कि पूर्ण हो जाते हैं। तो ये सब इकाई योजना के फायदे हैं, विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता बनाई। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनमें क्या खासियत है? तो पहली भाई विश्वसनीयता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरी उपयोगिता, चौथा वैधता और पांचवा विभेदीकरण। तो भाई विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पे विश्वास है कि भाई ये लिखा है तो यही जवाब है, क्योंकि उसमें आप निबंध की तरफ 2 पेज अपने मन से कुछ भी घुमा घुमा के गोल गोल नहीं लिख सकते। इसमें आपको एक पे सही टिक करना है, एक शब्द लिखना है तो लिखना ही है, तो इसमें विश्वसनीयता होती है। दूसरा भाई वस्तुनिष्ठता, भाई वस्तुनिष्ठ रहेंगे, इसमें सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है और उनकी विशेषता बतानी, तो वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिव तो उसमें रहेगा ही रहेगा, मकसद तो रहेगा ही, हाँ इससे ये होता है उससे ये होता है, पता होना ही चाहिए। ठीक, दूसरा है वस्तुनिष्ठता। तीसरा उपयोगिता, भाई इसका बड़ा इस्तेमाल है। आप जितनी बड़ी परीक्षाएं आईआईटी, जेईई, नीट की देख लेंगे, यूपीएससी देख लेंगे, उसमें भी कई जगहों पर जो परीक्षाएं होती है, रेलवे, बैंकिंग का जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, टीटी, एमपीटीटी भर्ती, रीड की परीक्षाएं जो है, ये सारी परीक्षाएं जो है एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर वस्तुनिष्ठ के रूप में ही होती हैं, कि है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की जो है उपयोगिता बहुत है। साथ ही साथ वैधता, ये वैलिड भी है, इसमें चीटिंग करना बहुत ही लगभग कम ही नामुमकिन सा है, इसमें नकल करना, है ना, कौन सा प्रश्न आ जाएगा पता नहीं चलेगा, आ भी गया तो एक सही सही करना सारे प्रश्न उत्तर बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो वैधता। दूसरा अगला इसमें विभेदीकरण, इसमें विभेदीकरण होता है, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता बताया तो उसमें आप ध्यान रखना है क्या बताना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता निम्नलिखित दी गई है। नंबर 1 भाई विश्वसनीयता, नंबर 2 वस्तुनिष्ठता,
नंबर 3 वैधता, नंबर 4 विभेदीकरण। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, वैधता और विभेदीकरण। ये हमारे क्या होंगे भाई, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, इसका नाम है मूल्यांकन की विशेषता बताएं। भाई पाठ का नाम ही मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन के बारे में नहीं पूछेगा ये तो हो नहीं सकता। तो पूछा जाएगा कि भाई मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है? भाई मूल्यांकन करने का मतलब होता है आकलन करना। जी हाँ, मूल्यांकन का मतलब ही क्या है? आकलन। आकलन यानी किसी छात्र को सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद, पाठ्यक्रम समझा देने के बाद उसने उस ज्ञान को कितना ग्रहण किया, उसने उससे कितना सीखा, ये जांचना है, ये मापना है, तो आपको मूल्यांकन करना होगा। ठीक, तो मूल्यांकन की भाई ये ध्यान रखना है आप। मूल्यांकन की विशेषता की बात कर लेते हैं। चलो, तो मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। कौन कौन सी? डैश देकर आप देखेंगे। नंबर 1 यथार्थता, नंबर 2 विश्वसनीयता, नंबर 3 जांच की सुगमता, नंबर 4 वस्तुनिष्ठता, नंबर 5 व्यवहारिता। क्या होता है कि जब मूल्यांकन की विशेषता यानी मूल्यांकन करना होगा तो कोई भी नहीं कर सकता मूल्यांकन। जिससे उस विषय की गहन जानकारी होगी वही मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन मूल्यांकन करने वाले जो है वो ध्यान रखते हैं कि कुछ खास बातें मूल्यांकन में याद रहती ही रहती हैं, या मूल्यांकन होगा तो ये विशेषताएं आ ही जाएंगी। कौन सी? यथार्थता यानी सच्चाई, एकदम सही बात होती है मूल्यांकन में भाई, एकदम सच पता चल जाता है। अगर क्लास में कोई बच्चा होशियार होशियार ऐसा बोला जाए तो वो सच में होशियार होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हाँ अगर मूल्यांकन करेंगे, उसकी परीक्षा ली जाएगी, उसकी उत्तर पुस्तिका जांची जाएगी, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में होशियार है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भाई यथार्थता, सच्चाई के पता चलता है, यथार्थ रियल चीजें। दूसरा विश्वसनीयता, इससे भरोसा होता है ना। अब अच्छा प्रतिशत बनेगा, अच्छी चीजें होंगी तो हमें भरोसा रहता है कि हाँ भाई इसमें से प्रश्न उत्तर पूछेगा, तो हमें उसका क्या रहता है, पूरा विश्वसनीयता, भरोसा रहता है। अगला है भाई जांच की सुगमता, यानी कि परीक्षा लेके भाई जांचना बड़ा आसान है। अगर आप जांचना चाहते हैं कि किसी का मूल्यांकन क्या है, कौन कितना सीख रहा है, तो ये जांचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या भाई, मूल्यांकन कर दो। और मूल्यांकन करने के लिए भाई आपके पास बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि यथार्थता, विश्वसनीयता, जांच की सुगमता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिता। भाई व्यवहारिता क्या है कि व्यवहार, आपका गुण व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ। ठीक है, तो आप जो छात्र के साथ है, दूसरों के साथ है, छात्र का आपस में कैसा व्यवहार है, इस पे आपको लगातार नजर रखनी है। तो मूल्यांकन की जो विशेषता है उसमें भाई पहला यथार्थता, नंबर 2 विश्वसनीयता, नंबर 3 जांच की सुगमता, नंबर 4 वस्तुनिष्ठता, नंबर 5 व्यवहारिता। ये सारे जो हैं पांचों अति महत्वपूर्ण है और ये मूल्यांकन की क्या है, विशेषताएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अगला सतत मूल्यांकन क्या है बताइए। भाई सतत यानी कि कंटिन्यूअस, तो सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें छात्र के उपलब्धि को गिना जाता है। वैसे भी मूल्यांकन की भी परिभाषा यही है, आप ध्यान रखें। सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। तो हर बार छात्रों को पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया, उनकी उपलब्धि क्या, उन्होंने कितना सीखा, इस बात का जांच करने के लिए, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसे ही सतत मूल्यांकन कहते हैं। या फिर जो परीक्षा ली जाती है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। अब सतत मूल्यांकन दोनों से हो सकता है, या तो मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से। मौखिक रूप से लेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग बोलने में हिचकते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बहुत से छात्र उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तो बोल नहीं पाते हैं, तो इसे लिखित भी कई बार ली जाती है। तो लिखित में भाई उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता, बोलना नहीं होता, तो कम नर्वस होते हैं, है ना, और वो सारा चीज लिख देते हैं। ये याद रखना है आपको। और मूल्यांकन करने से हम कंपेयर कर पाएंगे, हम प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम नाप पाएंगे कि कौन कितना उपलब्धि हासिल किया है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना जानता है। ये ध्यान रखिए, किस छात्र को कितना ज्ञान है, इस बात की भी जानकारी हमें किससे होगी, सतत मूल्यांकन से ही हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रश्न पत्र की विशेषताएं बताइए। प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है? भाई क्वेश्चन पेपर की खासियत, भाई शिक्षक बनने वाले हो तो ये सवाल तो पूछेगा ही। तो प्रश्न पत्र की अगर खासियत की बात करें, भाई प्रश्न पत्र जो होता है, पहली बात तो प्रश्न पत्र में भाई निबंधात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होने ही चाहिए। और कितने अंकों के होने चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं ना, लॉन्ग में आएगा पूरा इसको बनाकर लिख लीजिएगा, आपको पता है ऑलरेडी कैसे लिखना है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न पत्र की कुछ विशेषताओं को। तो प्रश्न पत्र की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई है। ठीक है, प्रश्न पत्र भाई पढ़ने में सुगम होना चाहिए, छात्रों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, साथ ही साथ उसमें पूरे पाठ्यक्रम का समावेश भी होना चाहिए, तब वो अच्छा प्रश्न पत्र माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की विशेषता। ये भी अच्छी विशेषता है कि बुरी विशेषता नहीं पता, लेकिन हाँ विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी कंडीशन में अगर विशेषता पूछ दिया तो यही आपको लिखना पड़ता है। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं। नंबर 1 भाई वैधता, वैलिडिटी, भाई यानी जो प्रश्न पत्र वैध है कि नहीं, सच में सही प्रश्न पत्र सही तरीके से पूरे ब्लूप्रिंट पे बना हुआ है कि नहीं बना है। दूसरा विश्वसनीयता, उसका कितना भरोसा है, लोग उसको कितना मानते हैं उस प्रश्न पत्र को, है ना, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये ध्यान रखना है। तीसरा वस्तुनिष्ठता, भाई यानी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी यहाँ से आते ही आते हैं। अगला है भाई इसमें व्यापकता, यानी बहुत फैला हुआ है, बहुत व्यापक, बहुत बड़ा है।
अगला है फिर विभेदीकरण। जी हाँ, तो ये 5 हो गए। प्रश्न पत्र की विशेषताओं बताइए, तो प्रश्न पत्र की 5 विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1 वैधता, नंबर 2 विश्वसनीयता, नंबर 3 वस्तुनिष्ठता, नंबर 4 व्यापकता, नंबर 5 विभेदीकरण। तो ये सारे जो हैं ये हमारे प्रश्न पत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 14 प्रश्न उत्तर बताए, ठीक है। तो इन्हीं 14 में से आपका डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न उत्तर तो आ भी चुके हैं पूर्ववत डीएलएड की परीक्षा में। जी हाँ, इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो डीएलएड की पूर्ववत की परीक्षा में आ भी चुके हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है और ये आने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर रोक कर सारा लिख लीजिए, या फिर चाहे तो वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हूँ। साथ ही साथ आप चाहे तो इससे अंक विभाजन को भी देख लेते हैं, भाई इसका अंक विभाजन क्या है, कैसा है, ये जान लीजिएगा। और इन प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ऐसे नंबर्स में लिख के फिर उसमें से थ्योरी लिखवाई जाए, तो ऐसा को ध्यान रखना है। यानी कि ये जो प्रश्न पत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण, इसमें कई लोग सप्लीमेंट्री आते हैं, कई लोग फेल होते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी क्लास आप जुड़े हैं हमारे साथ, आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि हिंदी भाषा शिक्षण के 6वीं इकाई की। तो इसी के साथ हमारा ये विषय हिंदी भाषा शिक्षण यानी इकाई 6 यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे हम मिलेंगे किसी और विषय के अन्य वीडियो में। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, साथ ही साथ देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। और आप हमारी संस्था के हमारे साथ जुड़ के विभिन्न कोर्सेज डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन पाना चाहते हैं, किसी और का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको प्रवेश मिल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी राज्य को हो आपको प्रवेश दिया जाएगा। आप दिए गए नंबर संपर्क करके फीस की जानकारी, कोर्स की जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।